हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से ही मैं क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं और टर्म फर्स्ट के लिए फिर से लेके आया हूं चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का सॉल्यूशंस, जहां से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और एक एक करके आज हम इस वीडियोस में सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चर्चा करेंगे। बस ये एक वीडियो, वन शॉट वीडियो है, इस पूरे वीडियो को देखेंगे, 2 चैप्टर का एक एक पॉइंट का जितना भी कंफ्यूजन होगा सब खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, किस हिसाब से बनते हैं, सब कुछ इसमें चर्चाएं की जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस क्या होता है, एज यू नो वेरी वेल दैट द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 सबस्टेंसेस कॉल्ड सॉल्यूशन। किसी भी सबस्टेंस का 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टेंसेस हो और उनका एक होमोजेनियस मिक्सचर तैयार किया जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस कहते हैं। डेफिनेशंस आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, सीधा सीधा क्लास 12 के स्टैंडर्ड पे आते हैं दोस्त। और बात आती है कि किसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है। पॉइंट ये होता है कि ये कॉन्सेंट्रेशन वर्ड जो है ना, कॉन्सेंट्रेशन, ये जो वर्ड लिख दिया मैंने, ये होता क्या है। कॉन्सेंट्रेशन पर ही इस चैप्टर का आधा पार्ट खत्म हो जाएगा। सो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इनटू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है ना दोस्त, उसी को उसकी कॉन्सेंट्रेशन बताते हैं। क्लास 12 के स्टैंडर्ड में पॉइंट ये आता है कि किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को हम मेजर कैसे करते हैं, यहीं से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। तो किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के 2 मेथड्स होते हैं। देखिए, पहला फिजिकल और दूसरा केमिकल मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लियर व्हाट आर द फिजिकल मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले हम फिजिकल मेथड देखेंगे, जिस फिजिकल मेथड से हम किसी सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशंस को मेजर करते हैं। तो 4 मेथड होते हैं फिजिकल मेथड्स में। देयर आर द 4 वेज, 4 तरीके ऐसे होते हैं जिससे हम कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करते हैं। सबसे पहला मास परसेंटेज। एमसीक्यूज क्वेश्चन यहां से बनेंगे जो बता रहा हूं, ध्यान से। पहला मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंट, एंड लास्ट आता है आपका पीपीएम। ध्यान से देखिए, मास परसेंट क्या होता है, तो मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट के मास को ऊपर रखेंगे, सॉल्यूशन के मास को नीचे रख के डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे, मास परसेंटेज आपका निकल जाएगा। ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन लिखा हो ना, ये क्लियर हो रहा है। मास ऑफ सॉल्यूशन को आप कहोगे कि सर ये मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। भैया सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ेंगे तभी तो सॉल्यूशन का मास आएगा ना। हाँ, वही बात बता रहा हूँ कि मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस करके लिखो तो भी वही फील आना चाहिए, और डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ तो भी वही आना चाहिए। मास परसेंट निकालने के लिए लड़का समझ गया कि सर सॉल्यूट के मास को ऊपर रखेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मास को जोड़ के नीचे रख देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, निकल जाएगा। क्वेश्चन अभी इस पर चर्चाएं करेंगे, एकदम क्लियर होएगा, देखिएगा ध्यान से। बात है कि वॉल्यूम परसेंट की, तो बेटा जहाँ मास था वहाँ मास हटा के वॉल्यूम रख दीजिए, एकदम सिंपल बात। वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के वॉल्यूम को ऊपर, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द सेंस द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ से वॉल्यूम परसेंटेज क्लियर। लास्ट थर्ड वाला आता है मास एंड वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज, पहले पढ़ा मास और वॉल्यूम, अब पढ़ रहे मास और वॉल्यूम एक साथ में। मास वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है, सॉल्यूट जो ऊपर रखेंगे वो मास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ से आपका मास वॉल्यूम परसेंट निकलेगा। एंड लास्ट वन इज पीपीएम, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम स्टैंड फॉर पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम कैलकुलेट करने के लिए करते क्या है, सॉल्यूट के नंबर को ऊपर रखते हैं एंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 6। 1 million इज इक्वल टू 10 to the power 6, ये सभी लोग जानते होंगे। 1 million इज इक्वल टू 10 to the power 6। यही रीजन है कि यहाँ मल्टीप्लाइड 100 से, बाकी सब में 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 100 से न करके 10 की पावर 6 से करते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर। लड़के ने 4 मेथड देख लिया। फिजिकली हम किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के 4 मेथड हम लोगों ने देख लिया ना।
पहला मेथड हमने देखा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज में बताया गया कि सल्यूट के मास को ऊपर रखिए, सल्यूट और सॉल्वेंट के मास को जोड़ के नीचे रख दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए, निकल जाएगा। वॉल्यूम परसेंटेज में बताया गया कि वॉल्यूम के सल्यूट के वॉल्यूम को ऊपर रखिए, सोल्यूशन के वॉल्यूम को नीचे डिवाइड करिए एंड मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए, वो भी आ जाएगा। मास वॉल्यूम परसेंटेज में भी लड़का देखा कि मास ऑफ सल्यूट, मास वॉल्यूम में देखा मास ऑफ सल्यूट और नीचे देखा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। पीपीएम में देख लिया नंबर ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6। ये याद कर लेना, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 होता है। ठीक है, अगर इतनी बातें क्लियर है तो कुछ क्वेश्चन देख के बातें क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने हमने लिख रखा है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 को क्या बोलता है? बेंजीन। इससे घबराना नहीं, फार्मूला वगैरह देख के, छोटी सी बातें हैं। एंड CCl4 को क्या बोलते हो लड़के? तो बोलते हैं लड़के कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो किताब में आपके क्वेश्चन फार्मूला ना देके नाम भी दे सकता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड इफ, करा बेंजीन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का मास परसेंटेज आपको निकालना है कब? इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगर 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड के सोल्यूशन में खाली 22 ग्राम बेंजीन घुला हुआ है, तो बेंजीन का और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का मास परसेंटेज क्या होगा? यही ना निकालना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अमाउंट पहले तो 22 ग्राम दे रखा है, लास्ट वाला 122 ग्राम। लड़का सल्यूट और सॉल्वेंट के डेफिनेशन उनको क्लियर है कि सर जिसका अमाउंट लेस होता है वो सॉल्यूट होता है और जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है ना, लार्ज होता है, वो सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ 22 ग्राम और इसमें छोटा कौन है? तो 22 ग्राम। लड़का बोलेगा सर यहाँ तो मुझे एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये जो मास लिख रहे हैं आप सल्यूट का, मास ऑफ जो सल्यूट है वो कितना है? 22 ग्राम है। एंड मैं मास लिखने जा रहा हूँ, मास ऑफ, मास ना लिख के वेट लिख लो ना, दिक्कत नहीं है। वेट ऑफ सल्यूट 22 ग्राम एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट 122 ग्राम। लड़के ने इतना लिख लिया, बोल दिया सर यहाँ पे जो बेंजीन था वो सल्यूट का काम कर रहा था और यहाँ पे जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड आपने लिख रखा है ये किसका काम कर रहा है? सॉल्वेंट का। बिकॉज सल्यूट का अमाउंट हमेशा लेस होता है और सॉल्वेंट का अमाउंट हमेशा लार्ज होता है। यहाँ तक कंफर्म है? मैंने लिख दिया वेट सल्यूट का इतना दे रखा है, सॉल्वेंट का इतना दे रखा है। सीधा भाग के आएंगे अपने फार्मूले पे। बोलता है कि जो सल्यूट का वेट ऊपर रख दो, सल्यूट और सॉल्वेंट नीचे, दोनों को क्या करो? जोड़ दो। मैं सीधा बोलता हूँ ओके, मास परसेंटेज इज इक्वल टू सल्यूट का कितना दे रखा है भैया? 22 ऊपर रखिए, अपॉन में सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के जोड़ते हैं ना, दोनों के वेट को, तो 22 प्लस 122 मल्टीप्लाइड बाई 100। आगे लड़का प्रोसीड करेगा, बोलेगा सर 22 अपॉन में 122 में 22 जोड़ देगा तो 144 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब की कैलकुलेशन करोगे तो आपका आएगा 15.28%। ये आया क्या? तो ये जो आया मैं इम्प्लाई करके यहाँ दिखाता हूँ कि मास परसेंटेज ऑफ C6H6 बेंजीन का आया 15.28%। एक आंसर तो लड़के ने निकाल लिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन आल्सो कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन का मास परसेंटेज निकाल लिया दोस्त, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालने के लिए 100 में से माइनस कर दो ना। 100 से माइनस करेगा तो आएगा ना। देखो मैं लिखता हूँ कि मास परसेंटेज ऑफ CCl4 इज इक्वल टू 100 माइनस 15.28 इज इक्वल टू आपका आएगा 84.72%। ये दोनों का मास परसेंटेज आपने निकाल लिया। सो ये नॉर्मल छोटा सा मेथड था। मास परसेंटेज पे एमसीक्यूज 1 नंबर के बनेंगे, एकदम फिक्स है, और वहाँ से क्वेश्चन आप करके आओगे, ये भी मैं जानता हूँ अगर ध्यान से देखोगे तो। कैलकुलेट द मास परसेंट, आपसे बोला कि बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का एक सोल्यूशन बना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 ग्राम है, बेंजीन उसमें 22 ग्राम है, और आपको बताना है बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के मास परसेंटेज कितने। लड़का ने बताया सर जो 22 ग्राम था वो छोटा था, वो सोल्यूट है, और जो ज़्यादा 122 ग्राम वो सॉल्वेंट है। फार्मूला बोलता है कि सल्यूट के वेट को ऊपर रखो, सॉल्वेंट और सल्यूट दोनों को जोड़ के नीचे रख दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए। वही तो किया
परसेंटेज बेंजीन का मिल गया 15.28%, तो 100 में से घटाऊंगा तो दूसरा पार्ट कॉन्स्टिट्यूएंट का नहीं मिलेगा, क्या मिल गया इतना? एक क्वेश्चन हो गया। ये आपका मास परसेंटेज पे एक क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, ध्यान से, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू मेक 10% ethanol in water solution using the 10 ml of pure ethanol। करा 10 ml प्योर एथेनॉल का यूज करके आपको एक एथेनॉल वाटर का सोल्यूशन बनाना है जिसका वॉल्यूम परसेंट आपको दे दिया है 10%, और वही पूछ रहा है कि उस सोल्यूशन में वाटर कितना मिलाया जाएगा। एथेनॉल तो आपको बोल दिया ना कि 10%, 10 ml एथेनॉल बोल दिया, कितने ml वाटर का यूज आप करोगे बस वही बोलना है। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस ध्यान से समझ के लिखोगे तो कुछ नहीं है। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि आपको गिवन क्या है, तो लड़का बोलेगा सर वॉल्यूम परसेंट तो दे ही दिया है 10%, देखो ना 10% इतना सोल्यूशन, वॉल्यूम परसेंट आपको दे दिया। आपसे ये भी बोल दिया कि वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल, और एथेनॉल ही तो सल्यूट है, कितना है 10 ml, 10 ml। आपसे पूछा है क्या है, आपसे पूछा वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, वो आपको बताना है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। आप लिखेंगे कि सर एक फॉर्मूला आपने बता रखा था, वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू, देखो ना ये सेकंड वाला यार, वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। डायरेक्ट मैं लिखता हूँ वॉल्यूम परसेंट आपको कितना दे रखा है 10%, वॉल्यूम परसेंट की जगह बेटा मैं रख देता हूँ 10 इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना लड़के को दे रखा भाई 10 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, मैं नीचे लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 100। आगे लड़का कैसा करेगा, आगे कुछ ऐसा करेगा कि सर कहेगा कि सर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, अगर कट करना चाहे तो यहाँ 10 से 10 को कट कर देगा और यहाँ से सीधा आपको मिलेगा, कहोगे सर जो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया है ना वो आया है 100 ml, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml आया, ये आपका आंसर नहीं है। आपसे पूछा क्या है कि वॉल्यूम ऑफ H2O, वो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल के आया है जिसमें वाटर और एथेनॉल दोनों है, जिसमें आपको पता चल गया है कि सर एथेनॉल का तो जो वॉल्यूम है वो 10 है और टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया 100, तो वाटर का कितना होगा 100 माइनस 10। लड़का यहाँ लिखेगा देयरफॉर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ H2O, रिक्वायर्ड वॉल्यूम लिख लो, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ H2O इज इक्वल टू 100 माइनस वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल। ठीक है, 100 माइनस एथेनॉल का वॉल्यूम कितना निकल के आ गया था आपके सामने, देखो ना 10, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 19 ml, तो ये आपका निकल के आ गया वॉल्यूम ऑफ H2O इज इक्वल टू 90 ml। यहाँ तक क्लियर? खाना, हाँ। अब केमिकल मेथड्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए केमिकल मेथड्स में कौन कौन से आते हैं, तो 3 टॉपिक्स हैं और इन केमिकल मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। केमिकल मेथड्स का सबसे पहला जो पॉइंट आता है ना बेटा, जिसका नाम होता है मोलैरिटी। ये मोलैरिटी है क्या, तो बेसिकली मोलैरिटी को अगर लड़का डिफाइन करेगा तो बोलेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम और 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। 1 लीटर सोल्यूशन में सल्यूट का कितना मोल घुला हुआ है, डिसॉल्व है, उसी को तो उसकी मोलैरिटी बोलते हो, डेफिनेशन नहीं बोलते हैं उसकी। आपसे फॉर्मूला डायरेक्ट पूछेगा, लड़के को ये पता है मोलैरिटी बराबर क्या लिखेगा, तो मैंने लिख रखा है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सल्यूट के मोल को ऊपर रखेंगे और सॉल्यूशन के वॉल्यूम को नीचे रखेंगे। ध्यान रहे सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमेशा लीटर में होना चाहिए, वहां से आपकी मोलैरिटी निकल जाएगी। पॉइंट ये आएगी कि सर ये मोल क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिए इधर मैं लिख देता हूं मोल इज इक्वल टू होता है बेटा वेट अपॉन मास।
मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मास। वेट को लिखते हो W और मास को लिखते हो M। मोल को दिखाते हैं स्मॉल n से, स्मॉल n इज इक्वल टू W बाई M। ये बातें तो एकदम याद कर लो, सब लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते वो आपसे जान ले, फ्रेशर कैंडिडेट्स। नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट्स की जगह लड़का क्या सब्स्टिट्यूट करेगा कि सर द वेट ऑफ सल्यूट अपॉन में मास ऑफ सल्यूट का है, बिकॉज लड़का जान लिया ना कि मोल की जगह पे वेट अपॉन मास होता है। तो भैया सल्यूट का वेट, अगर सल्यूट का मोल हम निकालेंगे तो सल्यूट का वेट अपॉन में सल्यूट का मास लिखेंगे ना। और नीचे आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था लीटर में, मैंने उसको 1/v इन लीटर करके नोटेशन में लिख दिया। नोटेशन फॉर्म को ध्यान से देखो, मैंने लिखा मोलैरिटी को कैपिटल M से दिखाते हैं, ये तो बात सही है। मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मास। ये वेट अपॉन मास कहाँ से है, तो वेट अपॉन मास इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मोल्स होता है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह आ गया वेट अपॉन मास। नीचे था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मैंने लिख दिया 1/v। V स्टैंड फॉर वॉल्यूम और L बोल रहा है कि लीटर में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग्स कि व्हाट इज द यूनिट्स, है ना, यूनिट क्या होती है मोलैरिटी की, तो मैंने यहाँ बॉक्स में लिख रखा है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर यूनिट होती है मोलैरिटी की, ठीक है। मोलैलिटी देखते हैं, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका मोलैलिटी। ये मोलैलिटी में अंतर है, मोलैरिटी को कैपिटल M से दिखाते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल m से दिखाते हैं, ये तो बहुत छोटा सा अंतर है। अंतर टोटल क्या है वो देखो। मोलैलिटी को डिफाइन करते हो 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट घुला हुआ है ना, उसको मोलैलिटी बोलेंगे। वहां पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन मोलैलिटी था, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये आपका मोलैलिटी है। याद रहे, वहां लीटर में था, यहाँ kg में आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, ये 4 आपके ऑप्शन दे देंगे केमिकल मेथड्स के, बोलेंगे कि टेम्परेचर पर डिपेंड कौन सी क्वांटिटी नहीं करती, तो याद कर लीजिएगा मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, बिकॉज वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, मास नहीं चेंज होगा, ठीक है। बस एक क्वेश्चन दिमाग में रख लीजिए कि मोलैलिटी जो है ना वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। दूसरी बात हमने लिख दिया मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सेम है ना, देखो मोलैलिटी में भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर था, यहाँ पे भी वही बात, लेकिन जहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर था वहाँ मैंने लिख दिया मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोलैलिटी की जगह लड़का लिखेगा, मोलैलिटी को दिखाया जाता है बेसिकली स्मॉल m से। मैंने बोला W बाई M मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूट, तो वेट और मास तो भैया इनके मोल हो गए ना। नीचे दिया मास ऑफ सॉल्वेंट, मैंने उसको लिख दिया 1 अपॉन में कैपिटल W, कैपिटल W स्टैंड फॉर मास ऑफ सॉल्वेंट। किस में होना चाहिए, kg में, मैंने यहाँ ग्राम लिख दिया। अगर वो ग्राम में होगा, ये 100,000 ये कहाँ से है वो समझा रहा हूँ ना तुम लोग को। ये अगर ग्राम में दे दिया तो kg चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेगा ना, और वही 1000 ऊपर जाके मल्टीप्लाइड में होगा। मैंने कुछ डायरेक्ट लिख दिया, बोलो समझ में आया कि नहीं, ठीक है, ठीक है। अगर वेट ग्राम में देगा, बेसिकली आपको जितने भी न्यूमेरिकल लगाएंगे मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि वेट उसमें किस में देगा, ग्राम में, तो डायरेक्टली मैंने फॉर्मूले में लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है। अच्छा, मोलैलिटी देख लिया, W बाई M 1 अपॉन कैपिटल W ग्राम में होगा तो मल्टीप्लाइड बाई 1000। मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर kg, मोल पर kg। अरे ऊपर यहाँ मोल था, नीचे लीटर था, तो मोल पर लीटर इसकी यूनिट हो गई, और यहाँ इसके ऊपर मोल है, नीचे kg है, तो मोल पर kg होगा ही होगा। यहाँ तक ठीक है। अब आती है बात मोल फ्रैक्शन की। ये जो x बना के लिखा हो ना, x से बड़ा जो दिखता है ऐसा सिग्नेचर, ऐसा जो सिंबल है, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है ना, ये सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का एक रेशियो बताता है। ध्यान से देखिए, मैंने लिख रखा है ये मोल फ्रैक्शन। ये जो सिंबल दिखाता है, कुछ नहीं समझ पाते तो ऐसे समझना कि x बना के इसको नीचे वाले को थोड़ा सा लंबा खींच दिया, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन दिखाता है, ठीक है। मैंने लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन में स्मॉल n प्लस कैपिटल N। सबसे पहले नोटेशन देख लो, फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा, खाली नोटेशन। स्मॉल n इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। स्मॉल n किसके मोल को दिखाता है, तो सॉल्यूट के मोल को दिखाता है। कैपिटल N किसके मोल को दिखाता है, तो सॉल्वेंट को मोल को दिखाता है। तो लड़का एक बात तो बोलेगा कि सर अगर आप मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालने जा रहे थे तो सॉल्यूट के मोल को ऊपर रखे थे और नीचे सॉल्यूट सॉल्यूशन के मोल को जोड़ के रख दिए थे, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालने जा रहा हूँ तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट ऊपर रख दिया और नीचे वही बात सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को जोड़ दिया। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसके नंबर ऑफ मोल को ऊपर और बटे में
अपॉन में करके सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को जोड़ के भाग कर देंगे, मोल फ्रैक्शन आपका निकल के आ जाएगा। रिमेंबर वन थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। अगर बेटा किसी सॉल्यूशन के अंदर उसके सॉल्यूट का मोल निकाल लिया और सॉल्वेंट का मोल निकाल लिया, ऐड करेंगे तो 1 आएगा। इन दोनों क्वांटिटी को ऐड करके देखोगे तो आएगा। फिलहाल फॉर्मूले के रूप में रट लो इसको, रटोगे क्या नॉर्मल है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अगर नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन को अगर ऐड किया जाए तो उनकी वैल्यू 1 आएगी। तो लड़का ये भी बोलेगा कि सर अगर किसी सॉल्यूशन का सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने से अच्छा है कि उसको 1 में से माइनस कर दे। ठीक है, किसी सॉल्यूशन के दो कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट, किसी एक का मोल फ्रैक्शन आपने निकाल लिया, दूसरे को निकालने के लिए 1 में से माइनस कर दो, निकल जाएगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, मोल से मोल क्या होता है, कट जाता है। मैंने 3 मेथड्स बता दिए, एकदम इजीली लीजिए, एकदम इजी है। मोलरिटी मैंने बताया तो नंबर ऑफ मोल ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, लीटर में होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लड़का बोला मोलरिटी इज इक्वल टू W/m 1/V इन लीटर, यूनिट होती है मोल पर लीटर। मोलरिटी में आ गया तो बोला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर ये kg ग्राम में दिया होगा तो मल्टीप्लाइड बाई 1000। सेकंड वाले फॉर्मूले में मैंने लिखा है मोलरिटी इज इक्वल टू W/m 1/W मल्टीप्लाइड बाई 1000। मोलरिटी की यूनिट मोल पर kg। मोल फ्रैक्शन मैंने बता दिया कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, चाहे सॉल्यूट का चाहे सॉल्वेंट का, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसके नंबर ऑफ मोल ऊपर होंगे। नंबर ऑफ मोल कहाँ से निकलते हैं, तो वेट अपॉन मास करके निकालो, देखो यहाँ से निकलते हैं। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं, बटे में अपॉन में करके सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल फ्रैक्शन को जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। यहाँ तक कंफर्म। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, बातें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, 2 बार 3 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या बोलता है। फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच 20.6 ग्राम ऑफ NaBr इज डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, 500 ml ऑफ वाटर। कह रहा है कि उस सॉल्यूशन का मोलरिटी निकालिए आप जिसमें 500 ml 500 मिलीलीटर वाटर है और सोडियम ब्रोमाइड 20.6 ग्राम उसमें डिजॉल्व है। उसके लिए आप मोलरिटी निकालिए। सबसे पहले फॉर्मूले को लड़का देखेगा, ध्यान में उसके है ही, मोलरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मास इंटू 1 अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। गिवन में आपको दे दिया 20.6 ग्राम ऑफ NaBr। याद कर लीजिए वेट हमेशा ग्राम में होगा और जो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वो ग्राम पर मोल में होता है। ठीक है, यूनिट देख के पता कर लीजिए कि क्या दिया है। ग्राम में चीज़ें अगर डायरेक्ट 20.6 ग्राम दे दिया तो ये वेट दिया है ना। मैं लिख दूँ स्मॉल w लिख रहा हूँ, समझ लीजिएगा, सॉल्यूट की बात कर रहा हूँ NaBr की। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 20.6 ग्राम। मैं मास निकालता हूँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaBr। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास होता है भैया 23 और ब्रोमीन का एटॉमिक मास होता है आपका 80। 23 में 80 ऐड करेगा तो लड़का पाएगा 103 ग्राम पर मोल। इतना बात क्लियर। ये तो वेट और मास हो गया। ठीक है, वॉल्यूम देखते। वॉल्यूम V से ना सीधा V लिखता हूँ, V इज इक्वल टू 500 ml। आपको चाहिए वॉल्यूम किसमें, लीटर में, ये तो मिलीलीटर में दिया ना। सबको पता है कि मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, नहीं पता है क्या, है ना, सबको पता। ठीक है, 5 1 5 2 10 1/2 लीटर लिख लेता हूं मैं यहाँ तक क्लियर हो गया। अरे वेट मिल गया, मास मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, तीनों तो मिल ही गया। डायरेक्ट मोलरिटी निकालना है, बोलना फार्मूला जानते हैं, कैपिटल M इज इक्वल टू W/m इंटू 1 अपॉन में V इन लीटर। चलो W की वैल्यू कितना 20.6, मास कितना दे रखा है भाई 103 अपॉन में 1 अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना दे रखा है 1/2। 1/2 लिखने का मतलब 2 कहाँ आ जाएगा ऊपर, मैं इरेज करके डायरेक्ट लिख देता हूँ मल्टीप्लाइड बाई 2। 103 दूना 206, डायरेक्ट कुछ 1 और यहाँ पॉइंट लगा तो 0.2।
मल्टीप्लाइड लड़का करेगा 0.2 में 2 का तो आएगा 0.4। यहाँ तक आंसर लिख के छोड़ोगे तो गलत। इनकी यूनिट, मोलैरिटी की यूनिट लड़कों को पता है कि मोल पर लीटर। बोलो यहाँ तक दिक्कत नहीं? एकदम इजी सा क्वेश्चन था। मोलैरिटी पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कभी कभी आपको मोलैरिटी दे देगा, वेट पूछेगा, कभी कभी सब कुछ दे के मास पूछ लेगा, कभी वॉल्यूम भी पूछ सकता है। तो अगर चार अगर अननोन क्वांटिटीज़ हैं तो 3 ठो नोन आपको दे के एक ही अननोन पूछेगा, इतना ध्यान रखिएगा। सेकंड बात आती है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ साल्ट इज 30 ग्राम पर मोल। किसी साल्ट का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है जो कितना है, 30 ग्राम पर मोल है। 3 ग्राम ऑफ साल्ट डिजोल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। करा उस साल्ट का 3 ग्राम 250 ग्राम वाटर में डिजोल्व है। फाइंड द मोलैलिटी। ध्यान रख क्या पूछा है, मोलैलिटी। दैट मीन्स सेकंड वाले को ध्यान दोगे ना, मोलैलिटी आपसे पूछा है। सबसे पहले तो ये देखो क्या क्या आपको गिवन दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले लड़का कहेगा कि मॉलिक्यूलर मास दे रखा है किसी साल्ट का। किसी साल्ट के मॉलिक्यूलर मास को निकालना मतलब दिखाते किससे हैं, तो यहाँ पे बोलना गिवन में क्या दे रखा है। किसी साल्ट का मॉलिक्यूलर मास स्मॉल m इज इक्वल टू आपको दे रखा है 30 ग्राम पर मोल, ठीक है। आगे बोल रहा है कि 3 ग्राम ऑफ दिस सॉल्ट डिजोल्व। उसी साल्ट का 3 ग्राम, मैंने बोला ग्राम पर मोल में दिया होगा तो मॉलिक्यूलर मास होता है, और जो ग्राम में दिया वो वेट होता है। सीधा लड़का कहेगा वेट दे दिया सर 3 ग्राम, ठीक है। मोलैलिटी में चाहिए क्या तुमको, वो भी तो देखते जाओ। वेट अपॉन मास, वेट मास तो दे ही दिया। 1 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू है क्या, तो मास ऑफ सॉल्वेंट है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, 250 ग्राम। लड़का लिखेगा मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू 250 ग्राम। मैंने बोला ना कि ये मास ऑफ सॉल्वेंट हमेशा ग्राम में ही देगा। एक आध क्वेश्चन होगा जिसमें केजी में आएगा, और जिसमें केजी में आएगा वहाँ मल्टीप्लाइड बाय जो 1000 किए थे उसको मत करना, इस 1000 को हटा देना, ये डायरेक्ट केजी में ही रहेगा। केजी में आता नहीं है, उतना तो ध्यान देंगे आप, ठीक है। सीधा आते हैं हमारे फार्मूले पे, बोलेंगे फार्मूला सीखे थे, मोलैलिटी इज इक्वल टू W बाई एम इंटू 1 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। स्मॉल w की वैल्यू लड़का 3, m की वैल्यू 30, 1 अपॉन कैपिटल W कितना दे रखा है भैया, कैपिटल W आपको दे रखा है 250 मल्टीप्लाइड बाई 1000। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ठीक चल रहा है। 5 2 जा 10, अब 5 5 जा 25, 2 बाई 5 दैट मीन्स 0.4। रिमेंबर वन थिंग कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी, मोल पर केजी। यहां तक क्लियर। चलिए लास्ट एग्जांपल मोल फ्रैक्शन पे देखते। हमने मोलैरिटी पे एक एक क्वेश्चन लगा लिया, कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो चुके हैं। हाँ, मोल फ्रैक्शन का लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा भी आते हैं, आइए देखते हैं, समझते हैं थोड़ा ध्यान से। एक बार रिवाइज करते हैं ना, मोल फ्रैक्शन होता क्या था। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालते थे, तो सल्यूट के मोल को ऊपर रखते थे, सल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स को ऐड करके डिवाइड करते थे। दैट मीन जिनका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है ना, उसके नंबर ऑफ मोल को आप ऊपर रखते हो, बाकी दोनों को जोड़ के डिवाइड करते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन बोल रहा है कि 5.8 ग्राम ऑफ एसीटोन डिजोल्व इन 900 ग्राम ऑफ वाटर। 900 ग्राम वाटर में 5.8 ग्राम एसीटोन डिजोल्व है। बोल रहा है फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन और वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है। गिवन में आपको दे भी रखा था कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसीटोन इज 58 और वाटर का 18। देखते हैं गिवन। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट व्हाट आर गिवन्स, क्या क्या दिए रखा है उनको लिख लोगे ना तो बातें क्लियर होंगी। एसीटोन का वेट दिया है ना, ये मैं लिखता हूं वेट ऑफ एसीटोन कितना दे रखा है 5.8 ग्राम। और यहीं पे मैं एक चीज और क्लियर कर लेता हूं, मास ऑफ एसीटोन जो कि आपको दे रखा था, कितना दे रखा है 58 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब यहां से अगर वेट और मास हमें पता चल गया तो मैं लिखूं देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसीटोन। एसीटोन के मोल कितने होंगे, तो वेट अपॉन मास दैट मीन्स 5.8 अपॉन 58 कैंसिल आउट करेगा, लड़का पाएगा 0.1।
इसको 1 इक्वेशन बना के रख लो, काम आने वाला है। ये नंबर ऑफ मोल ऑफ एसीटोन आपने निकाला अभी। सेकेंड चीज कह रहा 900 ग्राम ऑफ वाटर, ये पॉइंट फर्स्ट था, अभी सेकेंड में आओ। सल्यूट का वे मोल आपने निकाल रखा है, सॉल्वेंट के लिए काम करेंगे। वेट ऑफ वाटर कितना दे रखा है 900 ग्राम। मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है भैया, आपको गिवन में दे रखा है 18 ग्राम। बोलेगा देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के मोल्स कितने होंगे, तो वेट को मास से डिवाइड कर देते हैं। वेट 900 मास 18 कट करेंगे तो 18 5 हाँ 50, ठीक है। 18 5 90 50, ये दूसरा इक्वेशन, इसको बना लेते हैं। अब हमें एसीटोन के नंबर ऑफ मोल मिल गए और वाटर के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, ध्यान देखते हैं यहाँ मैं लिखता हूँ देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। एसीटोन का मोल फ्रैक्शन निकालने चल रहे हैं। एसीटोन के नंबर ऑफ मोल कितने मिल के आए थे हमें 0.1 अपॉन में एसीटोन प्लस वाटर के मोल्स। एसीटोन का नंबर ऑफ मोल्स आए थे 1 और वाटर के आए थे 50। लड़का बोलेगा 0.1 अपॉन में 50.1। अब इसको आगे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बोलेंगे 10 से ऊपर मल्टीप्लाइड 10 से नीचे मल्टीप्लाइड, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 501। यहाँ पर भी आंसर मार सकते हैं या फिर 1 में 501 से डिवाइड कर लेंगे, जितना आएगा वो आपका आंसर होगा। अगर इतना आपने निकाल लिया तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बता रखा था कि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन सल्यूट का और मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का अगर आप ऐड करते तो 1 आता है। अगर आपने सल्यूट के मोल फ्रैक्शन को निकाल लिया तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए 1 में से माइनस कर देंगे, इसका जवाब आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन पर इससे कठिन क्वेश्चन अब नहीं बनेंगे। जब भी आपको बनेगा सल्यूट और सॉल्वेंट का कुछ वेट वगैरह दिया होगा, सबसे पहले आपको भाग के जाना है कि सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। जब सल्यूट सॉल्वेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उस क्वांटिटी को ऊपर और सॉल्यूट सॉल्वेंट को जोड़ के नीचे रख के डिवाइड कर देंगे, आपके मोल फ्रैक्शन निकल जाएंगे। यहाँ तक बातें क्लियर? बंद कर कुछ लगा। चलिए इस चैप्टर की कोई एक नई टॉपिक देखते। किसी सोल्यूशन के कंसंट्रेशन मेजर करने की बातें तो आपने देख लिया था ना। फिजिकल और केमिकल मेथड्स होता है, दोनों मेथड्स भी आपने देखा था, दोनों पे न्यूमेरिकल्स भी लगाया गया था। बहुत जल्द ही मैं टर्म फर्स्ट के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का एकदम बेस्ट जो कलेक्शन है वो लेके आने वाला हूँ, जो आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्त। एग्जाम देने जाने से एक दिन पहले, बस एक दिन पहले रात में एक वीडियो करके सबकी देख लेंगे ना, एकदम काम आपका 100% श्योर है हो जाएगा। फिलहाल के लिए जो कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट्स को तो दिमाग में रख ले, क्या क्या कॉन्सेप्ट है उसको माइंड में रख लेते हैं। एमसीक्यूज की पूरी सीरीज चला दूंगा, बस कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। देखिए चैप्टर सेकेंड सोल्यूशन का एक नई टॉपिक मैंने लेके आया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता क्या है। मैंने कुछ इमेज आपको बना रखा है इस पे समझाने के लिए, इजीली समझ में आएगा। देखते हैं ना, मैंने 2 कंटेनर लिया, दोनों कंटेनर्स में कुछ सॉल्यूशंस फिल किए हैं। पहले देखते हैं कौन कौन से सॉल्यूशन है। एक कंटेनर में मैंने प्योर सॉल्वेंट ले लिया, सिर्फ सॉल्वेंट है, सल्यूट का अमाउंट इसमें डिसॉल्व नहीं है। और इसके ऊपर से ये ग्लास का एक जार था ना, ये ग्लास का एक जार है जिसको मैंने लाके ऊपर से ऐसे ढक दिया। और दूसरे वाले में तो एक सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन में इसमें प्योर सॉल्वेंट था और इसमें सॉल्वेंट के अलावा कुछ मिला के मिक्सअप करके, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये नॉन वोलेटाइल सल्यूट्स हैं। दोस्तों यू नो व्हाट इज नॉन वोलेटाइल सल्यूट? ऐसे सल्यूट्स ना जो हीट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं पर वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते। जो सब्सटेंसेस हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वेपराइज हो जाते हैं वो वोलेटाइल होते हैं। अभी जो हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वेपराइज नहीं होते वो नॉन वोलेटाइल है। बस इतना ध्यान रखना कि मैंने क्या किया, एक कंटेनर में प्योर आपका सॉल्वेंट लिया, एक कंटेनर में जो है कि आपका सॉल्यूशन ले लिया और उस सॉल्यूशन में कैसा सॉल्यूट घुला है तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इसमें मैंने मिला रखा है, डिसॉल्व कर रखा है।
अब दोनों को बारी बारी से मैं हीट कर रहा हूँ। दोनों के ऊपर एक ग्लास का जार रख दिया है, ये भी क्या है, एक ग्लास का जार है। ऐसे ऊपर से लाके सोल्यूशन के ऊपर से ढक दिया हूं ना, हीट करना स्टार्ट किया। लेट अस अज्यूम कि मैंने इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड एनर्जी दे दिया। बस फील समझिएगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। 100 डिग्री सेंटीग्रेड टोटल ये प्योर सॉल्वेंट अपने अंदर एब्जॉर्ब किया और वर्क हुआ इसके ऊपर। और जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा तो बॉयल करेगा ना। अरे मान लेते हैं ना कि प्योर सॉल्वेंट जो था वो खाली वाटर था, वाटर को मैंने हीट किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, वाटर के वेपर बनेंगे ना। चूंकि ऊपर से शीशे का ग्लास का जार रखा है, वेपर बाहर तो जाएंगे नहीं। मैंने उन वेपर को ऐसे करके दिखा दिया कि इस जार में ये वेपर बने हुए हैं। हाँ, एक चीज आप खुद बताएंगे, प्योर सॉल्वेंट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने हीट किया, कुछ वेपर बने, ये जार के अंदर रह गए। अभी छोड़ देते इसको, सेकेंड वाले पे आते हैं। मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी मिला लिया। जितना टेम्परेचर मैं इसको दे रहा था 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी इसको भी दे दिया। अब समझिएगा कि इसमें सॉल्यूट्स के भी पार्टिकल है ना, खाली सॉल्वेंट नहीं है। इस 100 में से मैं मान लेता हूँ एटलीस्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कौन कर लेता है, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो वो 30 डिग्री टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर बैठ गए, वेपर में चेंज भी नहीं हुए। तो इस सॉल्वेंट को, इसके अलावा ये जो सॉल्वेंट है ना दोस्त, इसको हीट करने के लिए कितना टेम्परेचर बचा, तो 70 डिग्री बचा ना। 100 में से 30 डिग्री को तो यही एब्जॉर्ब करके बैठ गए थे। 70 डिग्री टेम्परेचर इस सॉल्वेंट के ऊपर वर्क करेगा। आप बताइए जितना ज़्यादा वेपर इसमें क्रिएट होगा उसमें से कम ही ना होगा उसके कंपैरिजन में। जाहिर सी बात है इस लिक्विड को हीट करने के लिए टोटल 100 डिग्री जो है कि यूज़ हो गया था। इसमें 100 डिग्री में से 30 डिग्री तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेके अपने अंदर बैठ गया। हाँ, 70 डिग्री वर्क कर रहा है इस लिक्विड को हीट करने में, और वे वेपर बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, पर इसके कंपैरिजन में कुछ कम बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? लड़का बोलेगा सर प्योर सॉल्वेंट में वेपर ज़्यादा बनते हैं, सोल्यूशन में जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला उसमें वेपर कम बनते हैं। आप बताइए जो वेपर बन रहे हैं वो इस जार के ऊपर प्रेशर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? जाहिर सी बात है इस शीशे के जार के ऊपर दोनों के वेपर प्रेशर लगाएंगे। मैंने मान लिया इस सोल्यूशन का जो प्रेशर लग के आ रहा है वो PS है। क्या मान लिया? PS, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स मिले हैं उनका जो प्रेशर है वेपर का वो PS है, और जिसमें सॉल्वेंट प्योर है उसके वेपर प्रेशर को मैं मान लेता हूँ PO। क्या मान लिया? PO। लड़का बताएगा PO इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेयर एज द PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अब तो देखने से ही चीजें क्लियर हो गई ना। कहोगे बेझिझक कहोगे कि सर यहाँ पे आप ही बताइए जिसमें वेपर ज्यादा होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा, तो आप कहोगे सर PO की वैल्यू इज ग्रेटर देन PS। PO हमेशा ज्यादा होगा PS से। यू नो व्हाट इज PO PS? कंफ्यूज नहीं, एकदम सिंपल भाषा में ना। ऐसा बोलेगा लड़का कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है उसका वेपर प्रेशर कम होता है। ध्यान से देखिएगा, जब ज्यादा था तो प्योर सॉल्वेंट था तो ज्यादा था, सॉल्यूट कुछ मिला दिया तो वेपर प्रेशर कम हो गया। कितना कम हुआ? उसी को तो बोलोगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसी को बोलेगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कमी कितने की आई? तो पहले इतना था और अब इतना हो गया, मतलब पहले ज्यादा वाले में से कम को घटाओगे तो लोअरिंग मिल जाएगा ना। अरे पहले 5 था अब 10 हो गया, तो कितना कम हुआ? तो 10 - 5 = 5। वही मैंने लिखा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू PO - PS। याद रहे हमेशा बड़े वाले में से छोटे को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। दोस्त मैंने बॉक्स बना के एक चीज लिख रखा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यही काम की चीज है। ध्यान देते रहोगे, बातों बातों में राउल्ट्स लॉ समझा दूंगा, बातों बातों में राउल्ट्स लॉ समझा के जाऊंगा। ध्यान दीजिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लड़के ने देखा PO - PS, और रिलेटिव की बात आती है ना तो किसी के रेस्पेक्ट में बस इतना याद कर लो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बड़े में से छोटे को घटाना है, दैट मीन्स PO - PS। और जब रिलेटिव की बात आएगी तो बड़े में से छोटे को घटा के अपान में बड़ा वाला। ध्यान इधर, ध्यान इधर। मैंने लिखा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू PO - PS। ये तो बात सही थी, और PO PS में बड़ा वैल्यू किसकी है? तो PO की है, मैंने डिवाइड कर दिया PO से, बात हो गई खत्म। याद कर लीजिए इसको, किसी सॉल्यूशन की रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू PO - PS अपॉन PO। PO और PS क्या लड़के को पता है? नहीं पता तो यहाँ लिखो, PO क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और PS क्या है? तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है,
अच्छा, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। याद करिए, अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया था, मैं अगर कुछ बताऊं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, आपको बताया गया था ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू बताया गया था स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल n। ये था किसी सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन। सुनिएगा ध्यान से, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लड़का जान गया PO माइनस PS अपॉन PO। किसी सल्यूट का मोल फ्रैक्शन भी उसको पता है n अपॉन n प्लस कैपिटल N। अब राउल्ट्स का लॉ देखिए, यहीं पे दिखाता हूँ, छोड़े में दिखा दूंगा। बात आ गई राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ होता क्या, इन्होंने बोला क्या वो देखो। राउल्ट्स ने बोला कि किसी सॉल्यूशन के रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की जो वैल्यू होती है, ध्यान से, किसी सॉल्यूशन के रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होती है। बस इतना, बस इतना। द रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू द सॉल्यूशन। बस इतना। बोलेगा कि किसी सॉल्यूशन के रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू तो PO माइनस PS अपॉन PO, ये बराबर होती है सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जानता है ये n इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस कैपिटल N। लो राउल्ट्स लॉ हो गया खत्म। बस यही तो था सिंपल सा राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ इसी ने बोला था कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन वो आपस में बराबर होते हैं। वेयर करके लड़का लिखेगा क्या, उसको पता ही है ना। PO क्या है तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, N क्या है तो मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल N क्या है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। यहां तक खत्म बात, ठीक है। अब इसी राउल्ट्स के लॉ से हम सॉल्यूट के मास को निकालने के लिए एक छोटा सा एक्सप्रेशन देखेंगे, जिस एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन बनते हैं। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं थोड़ा सा। इस चीजों को मैं इरेज करता हूं। देखिए, राउल्ट्स के लॉ से किसी सॉल्यूट के मास को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो बात देखते हैं। मैं लिखता हूं कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसके मास को कैसे डिफाइन करते हैं वो हम बोलेंगे कि हम जान रहे हैं। राउल्ट्स के लॉ को तो जान ही चुके हैं ना, PO माइनस PS अपॉन PO इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये था राउल्ट्स का लॉ। छोटा सा कंडीशन लगाएंगे बेटा, इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा, सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होने का मतलब ये होता है ना कि उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो मोल है वो बहुत कम होता है, और वेरी डाइल्यूट का मतलब अप्रॉक्स में उसको नेग्लिजिबल मानेंगे। दैट मीन्स इंप्लाई करेगा कि जो ये सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल थे, सॉल्यूशन का कौन सा था स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यही ना टोटल सॉल्यूशन के थे। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ोगे तो सॉल्यूशन का। ये बोल रहे जो सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल है वो अप्रॉक्स में आपका बराबर होता है सिर्फ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। बिकॉज मैंने बोल दिया था सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, इसका मतलब जो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल है वो लगभग किसके बराबर होता है, 0 के। ठीक है, सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो पूरे सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मोल 0 हो जाएगा। दैट मीन्स लड़का लिखेगा स्मॉल n प्लस कैपिटल N के जगह पे सिर्फ कैपिटल N, खाली सॉल्वेंट बचेगा, सॉल्यूट खत्म हो गया। अब इस इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा, PO माइनस PS अपॉन PO इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन में स्मॉल n प्लस कैपिटल N के स्थान पे हम क्या लिखने वाले हैं, कैपिटल N। ऐसा माइंड में क्वेश्चन नहीं ना आता कि ये इस स्मॉल n को 0 क्यों नहीं रखा, बिकॉज उस सोल्यूशन में सल्यूट तो है ना। अरे 2 ही ग्राम 1 ग्राम पर सल्यूट है, मैंने उसको डाइल्यूट कर दिया, ओवरऑल सोल्यूशन में से सल्यूट का अमाउंट खत्म हो गया। सल्यूट का कुछ अमाउंट तो था ही ना। ठीक है, अभी देखते हैं
आगे आपको पता है स्मॉल एन और कैपिटल एन क्या है, मोल्स है ना, स्मॉल एन सल्यूट का है और ये कैपिटल एन सॉल्वेंट का है। एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आने वाला PO माइनस PS अपॉन PO इज इक्वल टू स्मॉल एन, सबको पता है ना सर कि ये मोल्स इज इक्वल टू होता क्या था, वेट अपॉन मास। तो जहाँ स्मॉल एन है उसके जगह मैं छोटा W अपॉन छोटा m लिख दूँ अपॉन में कैपिटल एन सॉल्वेंट के लिए कैपिटल W अपॉन में कैपिटल M। इक्वेशन कुछ ऐसा मिलेगा कि PO माइनस PS अपॉन PO इज इक्वल टू स्मॉल W अपॉन स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई ऊपर जाएगा तो उल्टा होता है कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। ये मिल गया आपका एक इक्वेशन। न्यूमेरिकल्स वाली सीरीज आएगी तो इस पे क्वेश्चंस लगवाऊंगा। अब वेयर करके क्या लिखना, लड़के को सब पता है PO PS क्या है। कोई पूछेगा स्मॉल W स्मॉल m क्या है, तो वेट ऑफ सल्यूट मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये जो स्मॉल लेटर में लिखा ये सल्यूट की चीज़ है, कैपिटल लेटर में जो लिखा वो सॉल्वेंट की चीज़ है। ध्यान से देख लीजिए, इन पे न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे लगते हैं। नई टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इससे पहले हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ देख लिया था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देखा था, और राउल्ट्स लॉ से सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास का कैसे कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए एक एक्सप्रेशन भी देख लिया था। बात आती है एक बड़ा फेमस लॉ है हेनरी लॉ, जो हर बार पूछता है और बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पॉइंट तो आप देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। किसी लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट कैसे करते हैं, कैसे किसी गैस में लिक्विड की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं। यू नो, अगर किसी लिक्विड में गैस को अगर सॉल्युबल करना हो तो आप ऐसा ही बोलते हो कि गैस के पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर जितना ज़्यादा इंटर करेंगे सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। मैंने कुछ इमेजेस बना रखे हैं आप लोग को समझाने के लिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने 2 कंटेनर ले लिया, एक कंटेनर में लिक्विड जितना लिया, दूसरे वाले में भी सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड लिया। ऊपर से ये लगा दिया, ये जो लगा ये पिस्टन होता है, क्या बोलते हैं इसको, पिस्टन। और इस पिस्टन के ऊपर वेट रख दिया W1 और दूसरे वाले में वेट रखा हूँ W2, और नीचे मैंने आपको दिखा दिया है कि भैया W2 जो है वो ज़्यादा है, ग्रेटर है, W1 कम है। अब सुनिएगा ध्यान से यहाँ तक तो आपको पता चल रहा है कि सर लिक्विड है और ऊपर पिस्टन, इसके बीच में क्या है, गैस भरा है ना। ठीक है, मैंने इसके ऊपर W1 वेट रखा था, चलिए मैंने मान लेता हूं कि मैं यहाँ पे 10 न्यूटन का इसके ऊपर लग रहा था फोर्स। तब इस गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस पर थे और अभी इनके अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी नहीं थी। जब तक ये गैस के मॉलिक्यूल इंटर नहीं कर जाए लिक्विड के अंदर तब तक तो आप नहीं बोलोगे ना कि ये गैस इस लिक्विड में सॉल्युबल हो गई। यही करने के लिए मैं फिर से इसी पिस्टन के ऊपर W2 वेट रखा, मान लेते हैं 50 न्यूटन का वेट मैंने फोर्स इसके ऊपर लगा दिया, पिस्टन दब के नीचे आ गया। लिक्विड तो सेम है, जो गैसियस मॉलिक्यूल अभी तक इतने वॉल्यूम को कंटेन किए थे वो गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना हो गया, तो जाहिर सी बात है गैस नीचे की तरफ प्रेस होंगे ना। अब गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर तक एंट्री कर चुके हैं, लिक्विड के अंदर तक एंट्री कर चुके हैं। ध्यान दीजिए, जब मैंने पिस्टन को ऊपर रखा था, कम वेट उसके ऊपर रखा था, तो गैस का कुछ ही मॉलिक्यूल इसके अंदर वेट मतलब सॉल्युबल हुआ था ना। मैंने मान लिया कि गैस के 5 ग्राम जो मॉलिक्यूल्स थे वो सॉल्युबल थे, लेकिन जैसे मैंने यहाँ से वेट बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ गया, फोर्स बढ़ा, और फोर्स बढ़ने के कारण अब गैस के कितने ग्राम डिसॉल्व हो चुके हैं लिक्विड में। तो पहले 5 ग्राम हुए थे, अब चलो ऐसा मान लेते हैं कि ये 50 ग्राम डिसॉल्व हो गए। लड़के के दिमाग में एक सिंपल छोटा सा फील तो चला गया ना कि सर यहाँ से जैसे आप फोर्स बढ़ा रहे हैं, ये गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ता जा रहा है, मतलब मास ऑफ गैस जो लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है वो भी बढ़ता जा रहा है। कब? जब हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तब। बस वही छोटी सी बात उसने कहा। मैंने यहाँ लिख रखा है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। हेनरी ने कहा किसी गैस के ऊपर अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो लिक्विड में गैस का डिसॉल्व होने वाला जो मास है वो भी बढ़ता जाता है। बस छोटी सी लैंग्वेज, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। जो लिक्विड में गैस डिसॉल्व होने वाली है उसका मास भी बढ़ेगा। कब? जब प्रेशर बढ़ाएंगे तब।
मैंने उसको सिंपल फॉर्म में ऐसा करके लिख दिया, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम क्या है तो पता है ना, मास ऑफ गैस जो लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आया कि नीचे मैंने लिख दिया एच, लॉ चल रहा था हेनरी लॉ, इसलिए लिखा नीचे एच, वेयर एच इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट। हेनरी लॉ इतने में खत्म हो गया। हेनरी लॉ क्या था, तो बेसिकली हेनरी लॉ बस यही था कि किसी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर उन्होंने बताया, बस उन्होंने कहा गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे तो जो गैस का मास है वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होने में वो मास भी उसका बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ेगा तो गैस के सॉल्युबल होने का मास भी बढ़ता जाता है। हेनरी लॉ इतना ही था। आगे की बात, ग्राफ ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। यहां से ये ग्राफ डायरेक्टली आ जा सकते हैं आपके एमसीक्यूज में और पूछा जा सकता है कि इसमें से आइडियल सॉल्यूशंस को कौन दिखाता है, नॉन आइडियल को कौन दिखाता है, पॉजिटिव डेविएशन कौन दिखाता है, नेगेटिव डेविएशन कौन दिखाता है। तो सबसे पहले तो बात ये आ गई कि ये आइडियल सॉल्यूशंस होते क्या है। तो जो सॉल्यूशंस टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन की हर कंडीशन पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। किनके लॉ को, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करने वाले जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं सब आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग कि कोई भी सॉल्यूशन या फिर गैस भी कह लो अभी आइडियल होती नहीं है। हाँ, एट अ सर्टेन प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन, एक निश्चित प्रेशर और टेम्परेचर पर उनको आइडियल बनाया जाता है। यूनिवर्स में पाए जाने वाले सॉल्यूशंस आइडियल नहीं होते, सब होते क्या है तो रियल सॉल्यूशन होते। रियल सॉल्यूशन बोलो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलो। फिलहाल के लिए मैं क्या बता रहा हूं, मैंने बनाया ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन के लिए। राउल्ट्स ने क्या बोला, उन्होंने एक ग्राफ बनाया। ग्राफ कैसे वो देखिएगा, एक वाई एक्सिस ड्रॉ किया, सिमिलरली एक्स, और वाई एक्सिस के सिमिलर एक और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अगर ये ग्राफ मैं समझा रहा हूं समझ पाए तो ठीक, नहीं तो रट लेना, कुछ है नहीं, समझिएगा ढंग से। मैंने इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन को बढ़ा दिया और वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर को बढ़ाया। इस पॉइंट पे मैंने माना कि एक्स, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कोई एक सॉल्वेंट था, ए और बी का सॉल्यूशन मैं बनाने जा रहा हूं। आपने अभी पीछे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा कि सर प्योर सॉल्वेंट का जो है कि वेपर प्रेशर हाई होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, पीओ इज ग्रेटर देन पीएच। ठीक है, मैंने यहाँ लिया एक्स ए, देखोगे तो टोटल अभी एक्स ए ही है ना, एक्स बी की अमाउंट इसमें क्या है, 0 है। मैंने मान लिया एक्स ए का जो वेपर प्रेशर था वो किसी एक पॉइंट पर था और उसको नाम मैंने दे दिया पीओ, बिकॉज ये तो प्योर वेपर प्रेशर है ना, प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, अब इस ए में मैं बी के अमाउंट को, ये सल्यूट है, बी के अमाउंट को मिलाऊंगा तो प्योर सॉल्यूशन में, प्योर सॉल्वेंट में अगर सल्यूट मिलाए जाएंगे तो वेपर प्रेशर धीरे धीरे घटेगा ही ना, वेपर प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। देखो इसमें मैंने बी के अमाउंट को मिलाना स्टार्ट किया और इसका वेपर प्रेशर कंटिन्यू डिक्रीज होता गया और एक पॉइंट पे आके रुक गया। अब कंट्रोवर्सल अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, इस पॉइंट पे ध्यान देते हैं। मैंने बोला यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स बी का अमाउंट है 1, एक्स ए का अमाउंट इसमें क्या है 0 है, तो एक्स बी का ये प्योर है ना, यहाँ पे इसका एक वेपर प्रेशर होगा किसी पॉइंट पे, मैंने अज्यूम कर लिया कि पी एस ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है। अब इस एक्स बी वाले में ए का अमाउंट मिलाऊंगा तो इसके भी वेपर प्रेशर डिक्रीज होंगे, डिक्रीज होते होते आके एक पॉइंट पे रुक गए। आपने वेक्टर में एक चीज पढ़ा होगा कि वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है एंड वेक्टर बी का डायरेक्शन ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना होता था तो यहां से ये डिस्टेंस को आप बोलते थे सर ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। ठीक है, ये जो पॉइंट पी था और ये पॉइंट पी एस था, मैंने एक लाइन इसको यहां से यहां तक ड्रा किया और बोल दिया यही पॉइंट पी और पी एस का सम है, इनको जोड़ने वाला है। और ये जो ग्राफ आपने देखा ये किसका था, आइडियल सॉल्यूशन का था, राउल्ट ने दे के गया था। अब आप बताओ जो इस रास्ते पर या इस रास्ते पर या इस रास्ते पर चलेगा वही तो आइडियल सॉल्यूशन होगा। अगर इस रास्ते से ऊपर ऊपर जा रहा है या फिर नीचे से जा रहा है तो वो आइडियल नहीं होगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आप उनको कह देना जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस राउल्ट लॉ के ग्राफ से 2 टाइप के डेविएशंस दिखाते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। देखते हैं, ये जो डॉटेड लाइन से मैंने बना रखा होगा ये तो राउल्ट्स लॉ का ग्राफ था, ऊपर वाले में आपने देखा ही था। ये जो सिंगल वाली लाइन जाती थी जो इसको पीओ बोलते थे कि ये वाली लाइन पीओ को दिखा रही है और ये वाली लाइन पीएस को दिखा रही है, तो ये सीधे सीधे जो डॉटेड है ये तो राउल्ट्स का है। ये राउल्ट्स के रास्ते पर न चल के ये गैस, ये जो पीओ का ग्राफ है ये ऐसे ऊपर से उठ के गया, पीएस वाला ग्राफ भी ऊपर से उठ के आ रहा है, तो जाहिर सी बात है पीओ और पीएस की वैल्यू बढ़ेगी तो इनका रिजल्टेंट पीओ प्लस पीएस भी तो बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा। तो राउल्ट्स के
लॉ में जो ग्राफ था उस ग्राफ से अगर एबव वैल्यू मिल रही है, उनके वेपर प्रेशर से वैल्यू बढ़कर मिल रही है, मतलब ऊपर से ग्राफ बन रहा है, तो उसको आप बोलते हो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है। और राउल्ट्स का लॉ देखो डॉटेड लाइन है, अगर उससे डिक्रीज हो रही है, नीचे से जा रहा है, पीओ की वैल्यू घट गई, पीएस की वैल्यू घट गई, तो जाहिर सी बात है पीओ प्लस पीएस का रिजल्टेंट भी कम होगा। और जब ग्राफ नीचे से ड्रॉ किया जाएगा तो उसको आप बोलते हो ये नेगेटिव डेविएशन है। और ये दोनों सॉल्यूशंस कौन से हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो है वो राउल्ट्स लॉ से दो टाइप के डेविएशन दिखाते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। यहां तक की बातें क्लियर ना? आइए इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक देखा जाए। लास्ट टॉपिक का नाम है बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैंने लिख रखा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है ना, तो कोलिगेटिव का मतलब ही होता है को बाइंड, एक साथ जुड़ना, है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करने के लिए लड़का बोलेगा कि ऑल दोज प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। वो सभी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती है ना, उनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। देखिए सबसे पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो आपने पढ़ लिया है, पढ़ा है ना, पीओ माइनस पीएस अपॉन पीओ, ये आपने पढ़ लिया। आपको पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान से देखिएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स लंबा सा इसका एक्सप्रेशन होकर डेरिवेशन आगे फॉर्मूला का प्रूफ होता था। डेरिवेशन आपसे पूछेगा नहीं, एमसीक्यूज बनेंगे, इनके फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, इन पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, 100% श्योर है। डायरेक्ट मैं फॉर्मूलेज की बात करता हूं, देखिएगा। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड टीबीटीएफ, ये टीबीटीएफ क्या है ना, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं, याद कर लीजिए। डेल्टा का मतलब चेंज, टी टेम्परेचर में, और बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर में चेंज को ही तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं ना, ठीक है। उसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट के टेम्परेचर में चेंज को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यही डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ का जो रिलेशन है ना बेटा, मोलैलिटी के साथ हम देख लेंगे। हमें 2 एक्सप्रेशन मिल जाएगा इंपॉर्टेंट सा, और उन एक्सप्रेशन को नोट करके रख लेंगे। याद कर लीजिए कि चाहे डेल्टा टीबी हो, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, वो दोनों मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैंने लिख रखा है, पहला आपका एक्सप्रेशन निकलने के लिए तैयार, लिखा गया डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ठीक है। डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनलिटी हटा के मैंने एक इक्वल का साइन लगाया, कांस्टेंट आएगा के। सिंस यहाँ पे बी बॉइलिंग पॉइंट के लिए था तो कांस्टेंट के नीचे भी मैंने बी लिख दिया, के बी इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी का एक्सप्रेशन तो लड़का देख ही चुका है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ग्राम में दिया होगा तो मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है। डेल्टा टीबी का डेल्टा टीबी, के बी वही, मोलैलिटी की जगह डब्ल्यू अपॉन एम, 1 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1000। इतनी चीजें तो आपको अभी देख चुके हो ना, कुछ देर पहले ही देखे हो, ठीक है। ये के बी क्या ना बेटा, एक नंबर में ये इंपॉर्टेंट याद किया रहना। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये तो बोल के निकल जाओगे। इनके 2 और नाम है, याद कर लीजिएगा। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये पहला नाम, और दूसरा सबसे चर्चित नाम जो कई बार पूछा है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसी को बोलते हैं। इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट मतलब केबी। सेकंड देखते हैं, डेल्टा टीएफ इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। डेल्टा टीएफ मतलब क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मैंने बोला चाहे डेल्टा टीबी चाहे डेल्टा टीएफ दोनों मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डेल्टा टीएफ भी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के, नीचे लगा दिया एफ, बिकॉज ये फ्रीजिंग पॉइंट की बात चल रही थी। एफ के एफ क्या है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका दूसरा नाम मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अरे भाई डिप्रेशन की बात हो रही तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, जहां एलिवेशन की बात होगी वहां मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। केबी को बोलता था इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसको बोलोगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। याद कर लेना इस बात को, के एफ को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, के बी को इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। यहां तक बात क्लियर, ठीक है। ये एलिवेशन और डिप्रेशन से यही 2 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपको मिल रहे थे, मैंने बॉक्स बना लिया, याद किए रखिएगा। न्यूमेरिकल की सीरीज पर आएगी जब, तो इन पे क्वेश्चंस लगाया जाएगा। लास्ट आपका बचता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान से देखिए, ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती क्या है, तो ये तो क्लास 9th या 7th के स्टैंडर्ड में ही बच्चे को सिखाया जाता है।
ऑस्मोसिस है क्या ना, ऑस्मोसिस जानने के लिए ऑस्मोसिस की डेफिनेशन अगर लड़का देगा तो उसमें एक नाम लेगा एसपीएम का। एसपीएम क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज आल्सो अ टाइप ऑफ मेम्ब्रेन विच अलाउ द सेलेक्टेड मटेरियल्स थ्रू इट। एक मेम्ब्रेन होती है पतला सा जो अपने अंदर से कुछ सेलेक्टेड मटेरियल्स को, जनरली सॉल्वेंट्स को ही अलाउ करती है अंदर बाहर आने जाने के लिए। मैंने क्या डेफिनेशन देते हैं जब ऑस्मोसिस का, तो होता क्या, पहले ध्यान से देखिएगा। बोलते हैं कि जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करेंगे, किससे होते हुए? एसपीएम से होते हुए। एक बार फिर से, जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करेंगे थ्रू एसपीएम, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मैंने फिगर बना रखा है, समझा रहा हूं। ऊपर मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया जिसका कॉन्सेंट्रेशन लो था, बीच में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एसपीएम का था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नीचे मैंने ले लिया सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या था? हाई था। आप बोलोगे ना सर लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो आपने बताया ऑस्मोसिस का, और किससे होके? एसपीएम से। तो ऊपर से सॉल्वेंट नीचे की तरफ आएगा, किससे पास करके आ रहा है? तो एसपीएम को पास करके आ रहा है। एसपीएम पोरस होती है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होल्स। ऊपर से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं हायर कंसंट्रेशन में, ठीक है, आ रहे हैं। ये तो प्रोसेस हो गई ऑस्मोसिस की। अब आप बताइएगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, प्रोसेस ऑस्मोसिस चल रहा है, बट एट अ सर्टेन स्टेज, एक निश्चित स्थिति ऐसी आएगी कि अब इनके अंदर के पार्टिकल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन में आना बंद हो जाएंगे, बिकॉज अब पूरे आ चुके हैं और ये पूरा सोल्यूशन भर चुका है। अब ये सोल्यूशन ही अपोजिट डायरेक्शन में एसपीएम के ऊपर एक प्रेशर लगाने लगेगा। बोलो लगाएगा कि नहीं भाई? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जब खूब ज़्यादा आ गए सोल्यूशन में तो ये पूरा भर गया। अब ये जो लिक्विड है ना सोल्यूशन वाला, ये खुद इस एसपीएम झिल्ली के ऊपर, एसपीएम जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर एक प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, और यही जो प्रेशर लगा रहा है उसी प्रेशर को तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हो। समझ गया ना? एक बार फिर से, ऑस्मोसिस क्या? तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो होगा एसपीएम से होते हुए, और फ्लो होता जाएगा, एक स्टेज पे रुक जाएगा, और जिस स्टेज पे रुकेगा उस स्टेज पे ये जो सॉल्वेंट, ये जो सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ये अपोजिट डायरेक्शन में मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर लगाएगा, और उसी प्रेशर को आप बोलते हो ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करने के लिए ये भी आप बोल सकते हो कि ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए जितने अमाउंट में प्रेशर लगाया जाता है उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ऑस्मोसिस प्रोसेस कब रुका? जब इसके ऊपर प्रेशर लगा तब ना रुका, ठीक है। अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर के दो ठो लॉ होते हैं। लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर दो होते हैं, एक को आप बोलते हो बायल वॉन हॉफ लॉ, एक को बोलते हो चार्ल्स वॉन हॉफ लॉ। बायल वॉन हॉफ लॉ में क्या हुआ कि बायल नाम के साइंटिस्ट ने कांस्टेंट कर दिया टेम्परेचर को, याद किया ना, एक नंबर में क्वेश्चन बनेगा। बायल वॉन हॉफ लॉ में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट की गई थी? तो टेम्परेचर। और चार्ल्स वॉन हॉफ लॉ में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट की गई थी? तो कॉन्सेंट्रेशन। बायल ने कहा कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो किसी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर P उसके वॉल्यूम V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते जाओगे तो उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा, प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये बायल्स ने कहा। दूसरी बात, चार्ल्स क्या बोलते? चार्ल्स ने बोला कि कॉन्सेंट्रेशन को इन्होंने कांस्टेंट कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट करके बोला जो किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर P होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता हो एब्सोल्यूट टेम्परेचर T के। T क्या है? यहाँ टेम्परेचर है, P क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर है। इन्होंने बोला अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो प्रेशर भी कम होगा। बायल और चार्ल्स ने अपने अपने लॉज को दे दिया। मैंने इनके इक्वेशन को 1 और इनके इक्वेशन को 2 मान लिया। बोल रहा हूं कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहले और दूसरे इक्वेशन को मैं मिला दिया, हाँ ना, जोड़ दिया। हुआ क्या? इधर P और P था, मैंने P लिख लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था T के तो ऊपर T, और इनवर्सली था वॉल्यूम के तो नीचे लिख लिया V। P प्रोपोर्शनल T अपॉन V।
प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा के इक्वल लगाया तो हर जगह कांस्टेंट आता था, यहाँ भी आएगा। याद करना होगा कि हर जगह के लिख के आते थे, यहाँ लगाओगे कैपिटल आर, कैपिटल आर आएगा एक कांस्टेंट। फॉर्मूला बनेगा P इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी। वी को अगर हम P की तरफ ट्रांसपोज कर लें दोस्त तो फॉर्मूला मिलेगा PV बराबर आर टी। फेमस फॉर्मूला, इससे पहले 11th में आपने देख लिया था। अंतर यह था कि वहाँ आइडियल गैस के लिए देखा था और यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म में देख रहे हो, सोल्यूशन के स्टेट में देख रहे हो, वहाँ गैसियस में देखा था। मैंने बोला कि अगर किसी सोल्यूशन में स्मॉल n मोल सॉल्यूट डिसॉल्व हो तो ये PV बराबर nRT को हम क्या लिखेंगे, तो ये PV बराबर nRT को हम लिखेंगे, PV बराबर RT को लिखेंगे PV बराबर nRT। n क्या है, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो लड़के बहुत दिन से जान चुके हैं, क्या कि n इज इक्वल टू W/m, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मास, जान चुके हो ना। बस यही n के जगह पे W/m रख दो, आपका एक एक्सप्रेशन तैयार हो जाएगा। PV बराबर W/m इंटू RT, जहाँ n था वहीं रख दिया W/m इंटू RT। यहाँ तक कंप्लीट। तो इस इक्वेशन को वांट ऑफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन भी बोलते हैं, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म में लेना हो तो भी ले लीजिए। इसी इक्वेशन को नॉन आइडियल सोल्यूशन का इक्वेशन भी बोला करते हैं। यहाँ तक की बात है। चैप्टर सेकंड में वांट ऑफ फैक्टर लास्ट टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस से रिड्यूस है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। एक वीडियोस लेके आएंगे चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड का एक साथ न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स कराएंगे। और इसके बाद से टर्म फर्स्ट को ध्यान में रखते हुए दोस्त जितने चैप्टर हैं सबके एमसीक्यूज के एक सीरीज चलाएंगे, इंपॉर्टेंट एकदम सेलेक्टेड एमसीक्यूज। उससे पहले जितने चैप्टर टर्म फर्स्ट में आ रहे हैं ना उनका एकदम डीपली कॉन्सेप्ट, जैसे ये चैप्टर वाइज दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ले लीजिए। कॉन्सेप्ट लिए रहेंगे, जब एमसीक्यूज की सीरीज आएगी तो मुझे कुछ नहीं बताना, खुद तुम ही सॉल्व करोगे, है ना। तो टर्म फर्स्ट के लिए प्रिपरेशन जारी रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।